T20 वर्ल्ड कप ने क्या धूम मचाई कि उसके बाद एक बाढ़ आ गई। हॉकी प्रीमियर लीग, फुटबॉल प्रीमियर लीग, बैडमिंटन प्रीमियर लीग, कबड्डी प्रीमियर लीग, बॉक्सिंग प्रीमियर लीग और न जाने क्या क्या। और इस सब के साथ साथ हमारे मार्शल आर्ट के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने ताइक्वांडो लीग, मार्शल आर्ट लीग शुरू कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और एटीपी टिकट न्यूज के सेगमेंट का होस्ट प्रभाकर शर्मा। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आज मैं उसको इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत से लोगों के मुंह का स्वाद कड़वा होने वाला है मेरे इस एपिसोड के बाद, बट उसको इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं, जितने भी हमारे ताइक्वांडो के प्लेयर्स हैं, जितने भी हमारे टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे एथलीट्स के पेरेंट्स हैं, उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत है। और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा कि कम से कम हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको अर्थ पता होना चाहिए कि लीग का मतलब क्या है, नॉकआउट का मतलब क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक पहुंचे सबसे पहले एकदम सटीक जानकारी, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। दोस्तों, मार्शल आर्ट को बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है और ये जिम्मेदारी हम सभी मार्शल आर्टिस्ट की है कि हम अपनी अपनी इवेंट्स को, अपने अपने स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएं। लेकिन हम सभी लोग डिपेंड हैं फेडरेशंस के ऊपर, और डिपेंड होना भी चाहिए क्योंकि जिस परिवार का कोई मुखिया नहीं होता वो परिवार हमेशा बिखर जाता है। और मार्शल आर्ट इंडस्ट्री जो है एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ऐसा मेरा मानना है। सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए था, शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं बहुत दिल से रिगार्ड करता हूं हमारे केरल के कलरीपत्तम का, पंजाब के गदके का, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इन जैसे राज्यों में जो लाठी चलाने वाले हैं उनका बहुत दिल से रिगार्ड करता हूं। नॉर्थ ईस्ट के लोग तीरंदाज हैं, बहुत शानदार तलवारबाजी भी करते हैं। तो कुल मिला के हिंदुस्तान एक कंप्लीट पैकेज है मार्शल आर्टिस्ट का। लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें तो मार्शल आर्ट इंडस्ट्री के ऊपर राज किसने किया? चाइना ने, जापान ने, कोरिया ने। हम लोग बहुत पिछड़े रह गए। उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं सरकार को इसका जिम्मेदार मानता हूं, उसकी स्पोर्ट्स पॉलिसी को इसका जिम्मेदार मानता हूं। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर यहां से भी हम सभी लोग जाग जाएं, सही और गलत की पहचान करना सीख जाएं, तो हमारा मार्शल आर्ट बहुत ऊपर तक जा सकता है। कुछ लोग मार्शल आर्ट को बिजनेस बना चुके हैं। उनका काम है इमोशंस के साथ खेलना, लोगों को अपॉर्चुनिटीज के नाम पे चीट करना। अब मैं आ जाता हूं डायरेक्ट उसी बात के ऊपर जिसके लिए मैंने ये एपिसोड खास तौर पे बनाया है। वो है लीग टूर्नामेंट। मार्शल आर्ट्स लीग के अंदर अभी तक भी मैंने हिंदुस्तान के अंदर कोई भी प्रॉपर तरीके से लीग टूर्नामेंट नहीं देखा, जबकि हजारों करोड़ रुपया खिलाड़ियों से ठग लिया गया, चाहे वो ताइक्वांडो लीग हो, चाहे वो कोई और दूसरी मार्शल आर्ट लीग। अभी मार्शल आर्ट लीग के नाम पे बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ है, लेकिन सच्चाई क्या है कि आप चाहे 10 मार्शल आर्ट ला लो, लेकिन आपको एक चीज को प्रमोट करने के लिए एक पैटर्न को चुनना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारे खिलाड़ी तो इनोसेंट होता है, बट जब आप टेक्निकल ऑफिशियल्स बन गए तो आपको अपनी अपनी इवेंट के बारे में अच्छे से पता है, अच्छी से जानकारी है। उसके बावजूद आप ऐसे भ्रामक प्रचार में क्यों जुटते हैं जिसे प्लेयर आपका फोटो देख के, आपका नाम सुन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागना शुरू हो जाए। हमारे ऑफिशियल्स को बचना होगा इस चीज से। हमारी फेडरेशंस को, चाहे वो कोई सी भी फेडरेशन हो, उसको स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाने होंगे ताकि कोई भी लोग प्लेयर्स को चीट ना कर सके। हालांकि मेरा मानना है लोकतंत्र है, हम सभी जानते हैं लोकतंत्र है और सभी लोग फ्री हैं अपने मन से एक्टिविटी करने के लिए। लेकिन सही और गलत की पहचान बताना हमारा काम है, मानना ना मानना उनका काम है। तो हमें अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करनी चाहिए एज ए फेडरेशन, एज ए एसोसिएशन, एज ए टेक्निकल मेंबर और एज ए गाइड। लेकिन हम ऐसा नहीं करते अपने लालच में, क्योंकि
इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो इस टाइप के फंक्शंस ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल ऑफिशियल्स को एक लालच देते हैं, नेम फेम और कहीं ना कहीं थोड़ा इकोनॉमिकल भी, कि अगर आप इससे जुड़ेंगे तो आपका नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, होना वही है जो आप लीगल वे में चलेंगे उससे। खिलाड़ी 2000 से लेके 5000 रुपए तक खर्च करते हैं ऐसे बोगस टूर्नामेंट में खेलने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन होता क्या है, एक टूर्नामेंट में एक मैच खेला और बाहर हो गए। अरे लीग टूर्नामेंट में भी कहीं एक मैच में खिलाड़ी बाहर हुआ करता है। लीग टूर्नामेंट वो है, इसको खिलाड़ियों को समझना होगा, लीग टूर्नामेंट वो है जहां पे उसको लगातार खेलने के लिए मौके मिले। जितनी टीम है उतने ही उसके मैच होंगे। ये नहीं कि एक मैच हारे और बाहर हो गए तो नॉकआउट हुआ, जो रूटीन में आप खेलते ही चले आ रहे हो बचपन से। तो लीग टूर्नामेंट का मतलब यह है कि अगर आपके पास 4 टीम है तो आपके कम से कम 3 मैच जरूर होंगे। और अब आप सोच के देखिए, अगर आप एक ताइक्वांडो के मार्शल आर्टिस्ट है, आप सोच के देखिए कि एक वेट के अंदर अगर हम स्टेट लेवल का एक ओपन टूर्नामेंट कराते हैं तो एक फिन वेट के अंदर 35 से 40 बच्चे खेलने के लिए आ जाते हैं। अब सोच के देखिए, अगर हम इसको बहुत सही ढंग से ऑर्गेनाइज भी कर दें तब भी लीग टूर्नामेंट यानी कि फिन वेट निपटाने में ही हमारे को लगभग पूरा दिन चला जाएगा। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। ये टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, इनके ऊपर बात करना होगा। मैं लीग के खिलाफ नहीं हूं, मैं मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि लीग टूर्नामेंट होने चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अथॉराइज्ड फेडरेशंस के अंडर में होने चाहिए, ताकि प्लेयर्स को रिकॉग्नाइजेशन मिले, उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिले, आगे खेलने का मौका मिले, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट का जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो सारे उनको मिले। एक मार्शल आर्टिस्ट बचपन से पैसे खर्च करना शुरू करता है और बुढ़ापे तक पैसे खर्च करता रहता है। कुछ एक लोगों को छोड़ दें, अगर हमारे कुछ एक लकी प्लेयर्स हैं जिनको गवर्नमेंट से कुछ एड मिल गई है, स्कॉलरशिप मिल गई है, कैश अवार्ड मिल गया है, अदरवाइज मैक्सिमम प्लेयर जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर इन्वेस्ट करता है। और सच्चाई क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही आज हम सब जैसे लोग इस मार्शल आर्ट को उठा पाने में कामयाब भी हो रहे हैं। तो मैं फिर एक बात सभी पेरेंट्स को, सभी एथलीट्स को और अपने सभी टेक्निकल ऑफिशियल्स को कहना चाहूंगा कि कम से कम अगर आप किसी भी लीग का पार्ट बनते हैं तो बहुत सोच समझ कर बनिए, उसको पूरी तरीके से प्लान को समझिए। किसी ऑर्गेनाइजर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप एक जरिया ना बने पैसे कलेक्शन का। आप फेडरेशन के साथ जुड़ के चलें, कोई सा भी स्पोर्ट से आप हो, फेडरेशन के साथ मिलकर चलें। अगर आपने अपना भी, किसी भी ऑर्गेनाइजर ने कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है, उसको भी चाहिए कि वो फेडरेशन के साथ मिलकर चले, ताकि प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। फेडरेशन की रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट के साथ होगी और उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी की उसके दूसरे रूटीन टूर्नामेंट्स की। आपने प्लेयर्स पैसा भी खर्च करा, एनर्जी भी लगाई, टाइम भी लगाया, और आखिर में जब आप सर्टिफिकेट लेके कहीं जाते हैं तो उसको कोई भी बोगस करके फेंक देता है। उस समय देखिए आपको कितना दुख होता होगा या होगा जब आपको कोई ये कहेगा कि ये तो आपका फेक टूर्नामेंट है, बेकार सर्टिफिकेट है, नहीं कोई वैल्यू। बेशक आपने उसमें 1 लाख गोल्ड मेडल जीत लिया, कोई वैल्यू नहीं। तो मैं फिर से ये बात कहूंगा कि जितने भी हमारे मार्शल आर्टिस्ट हैं उन सबको सही और गलत की पहचान जरूर करनी चाहिए, सिवाय इस चीज के लालच में आने के कि मेरे को कुछ इकोनॉमिकल सपोर्ट हो जाएगा। कोई सपोर्ट नहीं होता कभी। जब आप लोगों से लाखों रुपया कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद ऑर्गेनाइजर लास्ट मोमेंट पे भाग जाते हैं, ऐसे बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं। आप उठा के देखिए हिस्ट्री को, उठा के देखिए पिछले 10 साल के अखबारों की कटिंग को, कि जहां टूर्नामेंट हो रहा है, ओपन टूर्नामेंट हो रहा है, 2500 रुपए, 3500 रुपए, 5000 रुपए एंट्री फीस है, और फ्री सिलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजर को पता ही नहीं है। टेक्निकल ऑफिशियल फंस जाते हैं, प्लेयर दर बदर की ठोकरें खाता है, क्या फायदा? कम से कम आपके पास फेडरेशन का एक सर्टिफिकेट होगा, वो आपको कहीं किसी कॉलेज में, किसी सर्विस में, कहीं पे भी प्रोड्यूस करते वक्त फख्र तो फील होगा। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की भी जेब में पैसा डालने वाली मशीन ना बने, अपने फ्यूचर को ध्यान रखें और सही कदम उठाएं। फिर मैं एक ही चीज बोलूंगा कि वेट करें। सारी फेडरेशंस धीरे धीरे गेम को अपलिफ्ट करने की तरफ चल रही हैं। एक समय जरूर आएगा जब ताइक्वांडो की भी लीग जरूर होगी, सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करें। नमस्कार।